बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में लगातार कमी होती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार कीमतें कम करने पर तैयार नहीं है, बल्कि इन्होंने लेवी के अंदर इजाफा कर दिया है। आलमी मंडी में जो रिलीफ मिला था, इस पर वादा किया था वफाकी वज़रा ने कि जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, फौरी तौर पर रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं, सहाफ़ी अपने आप को वो लोग कहते हैं। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, तो वो अपने सर पे खाक डाल के वो अजीब दीवानों की तरह वो खबरें दिया करते थे। एक अजीब पागलपन का शिकार थे। तत्ते तवे के ऊपर वो बैठे रहते थे और नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेते थे कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अजीबोगरीब किस्म की खबरें देते थे कि जनाब 150 रुपए लीटर पेट्रोल इमरान खान ने कर दिया। हालांकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 फी बैरल से ज़्यादा थीं, तो इमरान खान साहब 150 रुपए फी लीटर दे रहे थे। तो ये बहुत रोते पिटते थे, मातम करते थे, नोहे करते थे। और आज आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो लगभग $70 फी बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जंग से पहली वाली पोजीशन से भी नीचे चली गई। लेकिन ये पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है, बल्कि उनकी जेब के ऊपर लगातार डाका डाल रहे हैं। एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला तेल होता है वो काफ़ी रिफाइंड तेल, बड़ा शानदार पेट्रोल होता है जो जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, उसे जेट फ्यूल कहते हैं। बड़ा आला क्वालिटी का बहुत शानदार तेल होता है, जेट फ्यूल उसे कहते हैं। क्योंकि जहाज़ के इंजन के साथ आप तजुर्बा नहीं कर सकते ना, वो तो कई हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा होता है। लिहाजा जेट फ्यूल पूरी दुनिया में एक महंगा फ्यूल है। आप अमेरिका में चले जाएं तो आपको बहुत महंगा मिलता है, आम फ्यूल आपको सस्ता मिलता है। यूरोप में चले जाएं, आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए तो जेट फ्यूल महंगा होता है, आम आदमी का फ्यूल सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जहां पे जेट फ्यूल को बार बार सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि माफियाज जो हैं वो अब एयरलाइंस के मालिक हैं। पाकिस्तान एयरलाइन, जिसे पीआईए आप कहते हैं, अब पाकिस्तान एयरलाइन नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट एयरलाइन है, पी से प्राइवेट अब आप उसे कर लें। तो जो पाकिस्तान एयरलाइन है वो भी फौजी फाउंडेशन को दी गई है, उनके साथ और भी दीगर पार्टनर्स हैं। और जब से इनको ये दी गई है तब से उनके ऊपर अनायतें और नवाजिशें जारी हैं। 15 साल के टैक्स की छूट की भी एक आपको पता है मंजूरी दी जा रही है, उसके ऊपर खबरें भी आ चुकी हैं। और इसके अलावा अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर जेट फ्यूल को सस्ता कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे मोटरसाइकिल में डालने वाला जो पेट्रोल है वो 1 लीटर आपको मिलता है 300 रुपए का, जबकि जो जेट फ्यूल है वो आपको मिलता है 231 रुपए का। अगर आपके पास एक तैयारा है, एक जहाज है, तो आपको सस्ता फ्यूल मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो फिर आपको महंगा फ्यूल मिलेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान में सूरत हाल है। अभी मजीद सस्ता कर दिया, यानी 7 रुपए 15 पैसे की मजीद कमी कर दी है, जबकि लेवी के अंदर इजाफा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, दावे ये करते हैं कि हमने तो आवाम को रिलीफ दिया है। तो इस पे किस्मत खान साहब ने बड़ी अच्छी एक रिसर्च निकाली है। ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं जो हुकूमत के अपने आदादोशुमार है। हुकूमती आदादोशुमार बताते हैं कि जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो यकमुश्त 2 अप्रैल को इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई थी उसमें जो इजाफा किया, डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा एकदम कर दिया था और 520 रुपए 35 पैसे पे ये डीजल को ले गए थे। जब बढ़ानी थी तो ऐसे बढ़ा रहे थे। और जब पेट्रोल का इजाफा किया उसी दिन तो 137 रुपए 24 पैसे का इजाफा करके 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर में इन्होंने पहुंचा दिया था। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त ना ये इजाफा रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे, मैं आपको आदादोशुमार के साथ बताता हूं। हुआ यह कि हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हमने अवाम से इतनी लेवी इकट्ठी करनी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चल नहीं रहा, सरमायाकारी आ नहीं रही, कोई सरमाया लाने को तैयार नहीं है, जो लेकर आता है वो महफूज नहीं है। तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर लेवी लगानी पड़ती है, बिजली का यूनिट महंगा करना पड़ता है, लोग 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो 4 यूनिट का बिल देना पड़ता है, आपको गैस महंगी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ का किया धरा, जिन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के आईपीपी पाकिस्तान में लगा दिए थे। अब मामला यह है कि जो 12 महीने का हदफ था इनका, जो लेवी इन्होंने इकट्ठी करनी थी, वो इन्होंने 1 महीना पहले ही पूरा कर दिया था हदफ। यानी इन्होंने जितनी लेवी इकट्ठी करनी थी वो कौम से पहले ही इकट्ठी कर ली थी। अगर ये लोग चाहते तो ये तेल सस्ता कर सकते थे और लेवी को सिफर कर सकते थे, मगर इन्होंने लेवी को सिफर नहीं किया, बल्कि कौम के ऊपर बोझ डालकर रखा। अभी इस वक्त भी जो लेवी का बोझ है वो बहुत ज्यादा है जो कौम उठा रही है। यानी जो 150 रुपए का लीटर इमरान खान देता था वो महंगा था, और आज ये बेशर्म कहते हैं कि 300 रुपए का भी महंगा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कहते हैं जनाब डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो डॉलर की कीमत इमरान खान ने तो नहीं बढ़ाई, वो तो आपने बढ़ाई है। अगर पैसा डी वैल्यू हुआ तो वो तो आपके दौर में हुआ। जब सरमाया निकल जाएगा किसी मुल्क में से, लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे, बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो फिर यही होगा ना, आपका पैसा डी वैल्यू हो जाएगा, और वो जो पैसा डी वैल्यू हुआ वो भी अब आपके खाते में ही पड़ेगा। लिहाजा आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर से सस्ता करना पड़ेगा, जिस वादे और दावे के साथ आप पाकिस्तान में इक्तदार में आए थे। वैसे तो आप बड़े लंबे अरसे से इक्तदार में। अब इसहाक डार का नया स्टेटमेंट सुन के ना आपके जिस्म में आग लग जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, यहां से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा।
कौम को दुआओं पे लगाया हुआ है, खुद दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं। अपने बच्चों के कारोबार दुनिया भर के ममालिक में फैला दिए। शरीफ खानदान, डार खानदान, सरदारी खानदान, ये अमीर से अमीर होते चले गए। इन्होंने सरे में महल बना लिए, इन्होंने एहवल फील्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना लिए, इन्होंने दुनिया के कई बड़े आजमों के अंदर अपने कारोबार फैला लिए। ये खुद अरबों और खरबोपति बन गए, इनका बच्चा बच्चा अरबपति बन गया। 1981 से लेकर अब तक ये लोग लगातार इक्तदार में, 45 साल हो गए इस खानदान को इक्तदार में। 6 इनके वज़राए आला आ चुके हैं और 5 इनके वज़ीर आज़म आ चुके हैं, और ये इसी खानदान के अंदर से आ चुके हैं, खानदान के बाहर से और भी मौजूद हैं। इतनी लुटमार करने के बावजूद पाकिस्तान पीछे गया और इनका खानदान आगे गया। कौम को इन्होंने लगाया हुआ दुआओं पे, तो आप दुआ करें जनाब, बच्चों को चीज़ ही निकला है ज़मीन में से। इस ज़मीन में से सोना खालिस भी निकला है ना, इस ज़मीन में से दुनिया के बेहतरीन हीरे भी निकल आए, इस ज़मीन में से दुनिया के सारे खजाने भी निकल आए ना, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं लगने देगी, जैसे बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान में ऐसे मादनियात निकल रही हैं, कबायली इलाकों में ऐसे मादनियात निकल रही हैं, हर चीज़ के ऊपर हमला हो सकता है, मादनियात पे हमला नहीं होता। मादनियात को पूरी सिक्योरिटी के अंदर निकाला जाता है और अपने आकाओं को बेचा जाता है। वो पैसा कहां जा रहा है, कोई देगा जवाब? स्मगलिंग का पैसा कहां जा रहा है, कोई देगा जवाब? ये जितनी यहां पे मंशियात लगाई जा रही है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में, वो कौन लगवा रहा है? उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? वो बरामचा की मंडी तक कैसे जाती है, जहां पे जाके मंशियात के अंदर बाकायदा प्रोसेसिंग होती है? वहां से निकल के पूरी दुनिया में कैसे फैलती है? हवाई अड्डों से कैसे वो जाती है दूसरी दुनिया के अंदर? समुद्री रस्तों से वो कैसे जाती है? और ये पैसा कहां जा रहा है, कोई देगा जवाब? पूरे मुल्क पे कब्जा किया हुआ, एक एक चीज को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक लुटमार। सबसे बड़ी लुटमार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद ये पॉलिटिकल माफिया, और इनके नीचे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने पूरे पूरे खानदान पाकिस्तान से बाहर सेट किए। उनको पता है पाकिस्तान हमने इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि यहां पे हम अपने बच्चों को, अपने खानदानों को पाकिस्तान में रख सकें। वो एक आदमी जो लड़ता जा रहा है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, उसकी आंख भी खराब कर दी, उसकी सेहत भी खराब कर दी, उसकी बीवी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया, रिश्तेदारों को पकड़ के जेल में डाल दिया, सारी पार्टी टूट फूट का शिकार कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। कौम उसके साथ खड़ी है और वो आदमी अकेला जेल काट रहा है और इंतहाई तकलीफ के अंदर है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अब इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने अदालत से रुजू किया और एक एप्लीकेशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन डाल दी अपने वकील के जरिए से, और मौके पर इख्तियार किया कि 8 अप्रैल की जो वकील की मीटिंग हुई थी उसमें हमें ये पता चला कि इमरान खान को 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। हालांकि किसी भी अदालत ने इस किस्म का कोई फैसला नहीं दिया, कोई सज़ा इमरान खान को कैद तन्हाई की नहीं दी गई, और इसमें जनाब फरीक बनाया गया सुप्रिटेंडेंट जेल को, IG जेल खाना जात को, चेयरमैन नैब को, DG FIA को और पिम्स के MS को। वैसे इसमें जो है ना फरीक बनाना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना काम करवा लेते हैं, खुद कभी सामने नहीं आते। ये पीछे रहते हैं, अपना काम करवाते हैं मजे से, और खुद कभी भी सामने नहीं आते। हुकूमतें गिराएं बनाएं कुछ भी करें, इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लग सकता। ये अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं और वहां से डोरियां हिलाते रहते हैं। इनके पास बहुत सारे टाउट्स होते हैं, बहुत सारे इनके गुलाम होते हैं जो इनके लिए काम करते रहते हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का जिक्र किसी फैसले में मौजूद नहीं है। मेरे भाई को कैद तन्हाई में रखकर एक गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान ने वकील के साथ मीटिंग में बताया कि उनकी आंख 85% मुतासिर हुई है। कैद तन्हाई में रखना एक सख्त तरीन सज़ा है और इमरान खान की सज़ा में कैद तन्हाई नहीं है। फिर उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। उम्मीद करते हैं कि शायद किसी दिन ये केस लग जाए और शायद किसी दिन इंसाफ मिल जाए, अदरवाइज पाकिस्तान में इंसाफ तो नापैद है। सरमायाकारी की नादरीन में बात कर रहा था, ये देखिए, ये एक नौजवान है, ये सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान आया था। नाम है हाशिम नूरजई। ये दुबई से सरमाया लेकर आए पाकिस्तान में, और इन्होंने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोयटा में एक रेस्टोरेंट बनाया कि जनाब मैं यहाँ पे काम करूँगा। दुबई से पैसा लेकर आया, कोयटा के अंदर रेस्टोरेंट बनाया कि मैं अपने मुल्क के अंदर पैसा लेकर आऊँगा। इसहाक डार ने कहा था ना कि हुब्बुल वतनी का सबूत दें और पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं। हालांकि इसहाक डार के बच्चे कभी भी ये सबूत नहीं देंगे, नवाज शरीफ के बच्चे कभी ये सबूत नहीं देंगे हुब्बुल वतनी का, वो पैसा पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये जो हाशिम नूरजई साहब हैं, ये पैसा लेकर आए पाकिस्तान में। इन्होंने कोयटा में होटल बनाया, शरपसंदों ने इन्हें कत्ल कर दिया, यानी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ तक फराहम नहीं किया जा रहा। कोयटा के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। यानी जो दहशतगर्दों से बच जाता है, चोरों से, लुटेरों से बच जाता है, वो सरकार के काबू आ जाता है। बैंक के अंदर से आपके अचानक पैसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए। वो जनाब इख्तियार दे दिया FBR को, जब चाहे आपके बैंक को खाली कर दे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद वो आपके पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, आप केस करते रहे, वकीलों के दफ्तरों के और अदालतों के चक्कर लगाते रहे, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो दिल करता है वो करते हैं। अब ये हाशिम नूरजई साहब शहीद हो गए कोयटा में, और मुझे बताया ना इनके कत्ल का जवाब कौन देगा। ये लेकर आया था ना थोड़ी सी सरमायाकारी, तो कौन लाएगा पाकिस्तान में पैसे, कौन करेगा पाकिस्तान में सरमायाकारी? ये देखें ना आपने हालात क्या कर दिए, पॉलिटिकली इतना विक्टिमाइज किया आपने लोगों को कि अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये आप इनकी तस्वीर देखें, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इन्हें 9 मई के जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया, 9 मई के बाद 2023 में।
ये लंबा अरसा जेल के अंदर रहे। आज से 6 माह पहले इनको बाइज्जत बरी करवाया गया। यानी 2 साल जेल काटने के बाद पता चलता है निजाम को कि ये आदमी बेगुनाह था, इसको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन कैद के दौरान ये शदीद बीमार हो गया। जब बेगुनाह आदमी को जेल में आप डालेंगे वो बीमार ही होगा, शदीद बीमार हो गया। इसको इलाज मुआवजे की सहूलियत नहीं दी गई। बलाखिर ये जब बाइज्जत तौर पर बरी हुआ तो उसके बाद से दवाइयों पर ही जिंदा था और अब ये भी शहीद हो गया, इसका भी इंतकाल हो गया। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना पाकिस्तान में, इसने एक ऐसी खून से सुर्ख लकीर खींची है जो पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा चुभती रहेगी। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस धमकियां लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाजा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफ़ी को धमकी लगा रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाज़रीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया, एक डीआईजी थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की डीआईजी पुलिस को। उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूं वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिस पे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए, मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूंगा, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। गिरने पे है नाज़रीन तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, पूरी दुनिया में आप किसी को सुनाएंगे, लोग इनको जुतियां मारेंगे, लित्तर मारेंगे लोग इनको कि बेशर्मो, ये किस किस्म का कानून तुम लेकर आ रहे हो, कोई इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है। यानी इससे पहले जो कवानीन लेकर आए पीका और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसके अंदर तरमीम कर दी, एक तो वही पहले काबू नहीं आ रहा था, अब जरा ये कानून आप चेक करें। पंजाब हुकूमत इस कानून के जरिए से आपको मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकती है जब वो इसको नाफिज कर देगी। ये जो अंग्रेज यहां पे रहता था ना, यानी इस आर्टिकल के अंदर इसको हवाला दिया गया कि जब अंग्रेज यहां पे बड़े सगीर पे हुक्मरान था तो उसने भी इतना गंद नहीं मारा था जितना इन काले अंग्रेजों ने गंद मार दिया है जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। इस नए कानून के मुताबिक ये करेंगे क्या, इसका नाम है जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये वहां पे मंजूर कर लिया गया, कमेटी की सतह के ऊपर मंजूर हो गया है और अब इसे जनाब बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा। तो ये बिल कहता क्या है, एक इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जैसे ही कहेगी कि जनाब अब ये कर दें आप, तो किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, उसकी जायदाद जब्त की जा सकती है, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी को खत्म किया जा सकता है, उसका फोन जब्त किया जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के एक पूरे अमल के अंदर रखा जा सकता है। अंदाजा करें आप कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई या हुकूमत को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई या मरियम नवाज के आपने नारे नहीं लगाए या आपने एक बारी फेर शेर अगर आपने ये नहीं कहा, तो पंजाब की सरकार आपके साथ क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपका मोबाइल भी बंद, आपकी जायदाद भी बंद, आपकी अकाउंट भी बंद, हर चीज़ के ऊपर कब्जा आपको निगरानी के अंदर रख लेंगे। और ये सिर्फ एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर, मरियम नवाज के बंदे होंगे कमेटी के अंदर। ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी, तो इंटेलिजेंस कमेटी जिसकी तरफ उंगली उठा देगी ना कि ये बंदा बेड़ा गर्क कर दो, उस बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स आप ले लें, उसकी कोई एक चीज़ मरियम नवाज को या उसके किसी वजीर को या किसी खातून को या मर्द को पसंद नहीं आती, तो वो फौरी तौर पे उस कमेटी को बताएंगे जरा इसको देखना, वो कमेटी कहेगी ठोक दो। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जनाब उस बंदे के सबसे पहले बैंक अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे। नंबर 2, उस बंदे की सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। नंबर 3, उस बंदे का मोबाइल भी जब्त हो जाएगा। नंबर 4, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फारिग कर दिया जाएगा। नंबर 5, उस बंदे को एक निगरानी के अंदर ले लिया जाएगा। यानी बंदा मुकम्मल तौर पे बेअसर और ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इससे ज़्यादा फाशिज्म क्या कोई हो सकता है? मैंने तो आज से पहले नहीं सुना, लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड भी नवाज शरीफ की बेटी टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा के खाते में पड़ने जा रहा है। तो कमाल हो गया नाजरीन। अब नाजरीन जो बात कर लेते हैं, पिछले वीलॉग में हमने की थी कि ईरान जवाब देगा। पहला ऐसा हुआ कि 2 मरतबा ईरान ने जवाब नहीं दिया और कतर, पाकिस्तान, मिस्र वगैरह ने रोका, लेकिन अब ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिका को कहा कि उन्होंने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है और ईरान के ऊपर बमबारी की है, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में रिपोर्ट किया था। उसके बाद अब ईरान ने जवाबी हमला बहरीन में किया है और अमेरिका ने आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया था ईरान के ऊपर और ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया था। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई के लिए उसने बहरीन का इंतखाब किया है।
बहरीन का इंतखाब इसलिए किया कि वहाँ पे अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एसेट्स हैं। अब नुकसान कितना हुआ इसके बारे में अभी कोई इतला नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे धमाके सुने गए हैं, आग के शोले बुलंद होते हुए देखे गए हैं और इस किस्म की कोई वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो मंजरेआम पे आई हैं। तो ईरानी जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं उन्होंने अमेरिका का वापस नुकसान किया है, जबकि अमेरिकन ज़राए अभी खामोश हैं। जब अमेरिका में दिन चढ़ेगा तो पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक आखिरी खबर नाज़रीन मैं आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्तों का वक्त दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और ये कहा था कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं इनके ऊपर फैसला दिया जाए। अब कानून के मुताबिक तो ये होना था कि दोनों मियाँ बीवी को बाहर आ जाना चाहिए था कि एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सज़ा तो नहीं होती। तो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को आज़ादी देने की बजाय ये मामला 6 हफ्तों से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सिर्फ इतनी औकात और वक़्त है कि हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम मिलने के बावजूद 6 हफ्ते लगा दिए हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। यह है पाकिस्तान में जुडिशरी की सूरत हाल। तो कौन लेकर आएगा सरमायाकारी? कोई पागल है, कोई बेवकूफ़ है, उसके सर के ऊपर सींग है, वो सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आ जाएगा? ना अदालतें काम कर रही हैं, जिसको दिल करता है जहां मर्जी मार देते हैं। ओवरसीज के बच्चे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, जिसको दिल करता है उठाकर ले जाते हैं, जिसको दिल करता है जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, जिसको दिल करता है जो है उसका कारोबार छीन लेते हैं। एक अजीबोगरीब कानून पंजाब में लेकर आ गए हैं, जब दिल करता है किसी का भी अकाउंट बंद करके वहां से पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे माहौल में कोई भी सरमाया नहीं लेकर आता, कोई पागल नहीं होता। तो सरमायाकारी लाने के लिए सरमायाकारी वाला माहौल बनाना पड़ता है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।